नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं डी लल्लन टॉप। ये है खर्चा पानी का इस हफ्ते का लास्ट एडिशन और हमारे साथ हैं डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर जी। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये अच्छा है, नया साल हमारा शुरू हो रहा है जी। ना। और 2021 जो है, आई होप कि इस तरह का रिपीट ना हो और ओमिक्रॉन का जो चैलेंज बना हुआ है वो दूर हो जाए। आई विश, यही 2022 की विश है आने वाले दिनों के लिए। बिल्कुल, और इसी अच्छे नोट पे हम शुरुआत करते हैं। और इससे लेकर भी हमारे स्पेकुलेशन को लेकर भी हमारी खबरें हैं। वो तीसरी खबर है हमारी। पहली खबर हम बात करेंगे, एक सर्वे जो आया है उस पे, उसके डेटा के बारे में बात करेंगे। दूसरी हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे जो ऑन गोइंग है या हो सकती है, वो भी एक पॉजिटिव खबर है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नरेंद्र जी। लोक नीति CSDS का एक सर्वे प्रकाशित हुआ है। लोकनीति CSDS ने कॉनरेड एडनॉर के साथ मिलकर 6,227 यूथ को 15 से 34 वर्ष के लोगों को 18 स्टेट्स में सर्वे किया है। इनका इनसे सवाल जवाब पूछे और ये सर्वे जुलाई से अगस्त इसी साल तक किया गया था। इस सर्वे से क्या निकल कर आया है, पहले वो स्टेप्स आपसे दर्शक और मैं समझना चाहेंगे, फिर उस पर विश्लेषण करेंगे नरेंद्र जी। थैंक यू दर्पण। बेसिकली ये CSDS और लोक नीति ने ये एक तरह से स्टडी की है और उसमें 18 राज्यों में, भारत के 18 राज्यों में की है स्टडी ये। और वो जुलाई से लेके अगस्त 2021 में जो है इन यूथ को, जो जो एज ग्रुप है 15 साल से लेके 34 साल के बीच में, उसमें कुछ प्रश्न पूछे हैं उनकी शिक्षा को लेके, उनके नौकरी को लेके, उनके व्यवसाय को लेके, इवन उनकी शादी के जो डिसीजन होते हैं उनको लेके, और इवन जो स्ट्रेस है खासकर कोविड-19 पैंडेमिक में, उस टाइम कैसे उन चीजों को देख रहे हैं वो, खासकर ये क्या कुछ इस तरह की उनको स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम पहली बात कर सकते हैं कि मेन रिजल्ट जो दिख रहा है कि उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब उनकी प्रोफाइल क्या है। तो उसमें बताया गया है दर्पण की 39% ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब 15 साल से 34 साल का जो एज ग्रुप है, उसमें 39% जो पॉपुलेशन, 100 में से 39% जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो एक अच्छा फिगर है। यदि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को देखें, जो हायर एजुकेशन में है इंडिया का, वो है अभी 25%। इसका मतलब 100 में से 25% जो यूथ है 18 साल से 24 साल के बीच में, वो हायर एजुकेशन में है। और यदि ये नंबर जो है 39% है, इसका मतलब है जो कि 15 साल से लेके 34 साल के बीच में है, तो अच्छा खासा जो यूथ है वो पढ़ाई कर रहा है। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, हमारे भविष्य के लिए। जी। और दूसरा पॉइंट। अगले फिगर में जाने से पहले ये भी इसमें जोड़ देते हैं कि अगर 39% जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, नहीं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सॉरी, पढ़ाई कर रहे हैं। 39% पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 39% ही पढ़ रहे हैं। बाकी लोगों ने शायद जॉब भी करनी शुरू कर दी होगी। जी नरेंद्र जी। बिल्कुल। और उसका डेटा भी है दर्पण की, बिल्कुल वो 28% हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, और उनमें से मतलब 100 में से 28% जो लोग हैं नौकरी कर रहे हैं। और 6% ऐसे हैं जो कि पढ़ भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। तो यानी कि उसको एग्रीगेट देखें हम, मतलब पढ़ाई का तो हमने देख लिया कि वो 39% है ओवरऑल जो एज ग्रुप है जो पढ़ाई कर रहे हैं। और यदि उसको है ना पूरा इकट्ठा कर लें, तो वो 28 जमा 6, तो 34% जो है वो नौकरी कर रहे हैं। हम्म। उसमें भी फिगर दे रखी है, क्योंकि उसमें जेंडर वाइज भी फिगर दे रखी है कि जो नौकरी कर रहे हैं 34% लोग, उनमें से कितने जो हैं वो मेल हैं, कितने फीमेल हैं। वो थोड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें दिख रहा है कि हाँ, मेल डोमिनेंस जो ज्यादा दिख रही है हिंदुस्तान की लेबर मार्केट में, इस एज ग्रुप में। वो है कि 39% जो मेल हैं वो नौकरी कर रहे हैं उसमें। जी। और कुल 11%, मतलब उसका जो प्रतिशत है, 11% जो है वो महिलाएं हैं। तो कहाँ पे पुरुष जो है वो 39% है और कहाँ पे 11% जो है महिलाएं नौकरी कर रही हैं। तो इसका मतलब महिलाएं कम नौकरी कर रही है। और हम पहले भी खर्चा पानी में बात करते रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल का बहुत कम है इंडिया का ग्लोबल लेवल पे, और जो इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इस यूथ जो लेबर फोर्स सर्वे है या
CSDS का सर्वे है। लेकिन एक अगेन एक आशा ये है, क्योंकि इस सर्वे का नाम ही दिया है कि क्या आशाएं हैं और क्या जो है समस्या है, क्या चिंताएं हैं इस एज ग्रुप की। तो उसमें एक अच्छी आशा ये है हमारे लिए कि 42% जो महिलाएं हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, मतलब ये एक जो पढ़ने के बारे में बोला गया है, और 36% जो है पुरुष पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि 42% यदि महिलाएं पढ़ रही हैं तो अच्छा परसेंटेज है, जबकि 36% जो है वो पुरुष पढ़ रहे हैं या लड़के पढ़ रहे हैं उस एज ग्रुप में, 15 साल से 34 साल के बीच में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यदि इन 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 इस यूथ पॉपुलेशन को अच्छे से क्या करें, एंगेज किया जाए, उनको नौकरियां दी जाए, तो मुझे लगता है कि जो हम बार बार बात करते रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हिंदुस्तान के लिए, ना कि डेमोग्राफिक डिजास्टर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, आपने जैसे कि हमने कहा था, इसके दूसरे सेक्शन में हम लोग इन इन फिगर्स पे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। एक फिगर पर मेरी नजर गई जिसके बारे में आपने बताया कि 42% महिलाएं पढ़ रही हैं, और ये संख्या ज्यादा है प्रतिशत के हिसाब से पुरुषों के, लेकिन वो जॉब में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसके दो कारण जो मुझे नजर आते हैं, एक तो कि अब शायद वो जॉब में रिफ्लेक्ट होना शुरू करे, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि महिलाएं पढ़ने के बाद, शुरुआती जॉब करने के बाद, जो भारत में अपेक्षा की जाती है, जो एक आम जन अपेक्षा करता है गांव से या शहर से या मिड जो लेवल के शहर हैं, कि महिलाएं की कितनी भी पढ़ ले लेकिन वो शादी के बाद उनको जॉब करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो क्या ये सब चीजें भी इस डेटा में रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर इस डेटा को क्रंच करें तो? बिल्कुल, ये बात सही है कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि 11% जब महिलाएं, या मैं उसको लड़कियां ही कहूंगा, जो एज ग्रुप है 15 साल से लेकर 34 साल के बीच में, यदि वो नौकरी कर रही है और वहां का जो फिगर है पुरुष के लिए वो 39% है, तो बिल्कुल ये क्रिटिकल, मैं इसलिए इसको क्रिटिकल ही कह रहा हूँ कि यदि, जबकि पढ़ाई में हम देखें तो 42% जो है वो महिलाएं पढ़ रही हैं इस एज ग्रुप में, और 36% जो है वो पुरुष पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि हिंदुस्तान का समाज काफी पुरुष प्रधान समाज है, और जाहिर सी बात है कि नौकरियों में नहीं अलाउ किया जाता है, या क्या कहें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी दिखता है, वर्क पार्टिसिपेशन में भी, रेट में भी दिखता है कि वो लोएस्ट है ग्लोबल लेवल पे। और इसीलिए ये एक चुनौती है हिंदुस्तान की श्रम बाजार के लिए या वर्किंग सेक्शन के लिए। ये भी एक चीज देखी गई है, मतलब हो सकता है कि मेरी नजरें इन डेप्थ ना गई हो, या फिर मैंने इतना ज्यादा फॉलो नहीं किया। शिक्षा की जब बात आती है तो महिलाएं भी पढ़ें, महिलाएं भी आगे बढ़ें, या फिर डेवलपमेंट की, अन्य डेवलपमेंट्स की बात आती है, तो वहां पे तो महिलाओं का योगदान पर्याप्त दिखता है। हर बार अखबार में आपको दिखता है कि इस बार भी महिलाओं ने हाई स्कूल के रिजल्ट में, इंटर के रिजल्ट में, या फिर किसी और में बाजी मारी। लेकिन किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई ऐसी ऐसी जागरूकता या कोई ऐसी चीज महिलाओं के हित में जॉब के परिप्रेक्ष्य में दिखती नहीं है। कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से काम हो रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या काम हो रहे हैं या क्या दिखती है। और इसी के साथ एक चीज, ये तो कमेंट हो गया, इसके साथ एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर जॉब महिलाएं कर भी रही हैं तो पुरुष के बनिस्पत, ये भारत में ही नहीं, भारत में बहुत बुरी है हालत, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी उनको जो मानदेय है, उनको जो तनख्वाह है, वो पुरुष के बनिस्पत कम मिलती है, जबकि उनका जॉब बराबर रहता है। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात आपने कही कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और क्या स्थिति है आज भारतीय समाज में। कहीं दहेज की समस्या है, और कहीं क्या कहें, रेप की जो है, इस तरह के रिपोर्ट्स हो रही हैं चीजें, और जो यूपी में रिपोर्ट हुई है, इवन दिल्ली में रिपोर्ट हुई है, इस तरह की चीजें, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है, और इनको जितनी जल्दी दुरुस्त करें उतना अच्छा है। और उसमें नौकरी जो है शिक्षा के साथ मिले, उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो ये सरकार को करना ही होगा, और सरकार को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। जहाँ तक बात ने अब इंटरनेशनल लेवल पे बात कही, मैं इनफैक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूँ आपसे शेयर करूँ, जिससे कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही इस तरह की समस्या है, लेकिन वह समस्या यहाँ है। लेकिन यदि मैं 2010-11 में इंग्लैंड में पढ़ने गया था, नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में,
तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेल प्रोफेसर ज्यादा हैं और जो स्टाफ है, जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, वो फीमेल थी। तो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो नौकरियां हैं वो लोअर सेगमेंट में, इवन बाहर जो है, मतलब ये इंग्लैंड की बात भी है या डेवलप कंट्री में की बात भी है कि उनका मानदेय भी कम है, उनकी वेजेस भी कम है, उनका उनका जो पार्टिसिपेशन है लोअर एंड पे ज्यादा है, ना कि हायर एंड पे। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ विकासशील देशों की नहीं है, उसका नेचर डिफरेंट है जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी डेवलप कंट्रीज में भी है। तो नरेंद्र जी, काफी कुछ इस जो सर्वे है उसके डेटा के फिगर्स को क्रंच करके निकल निकल के आता है। दूसरी खबर में जाएं उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कुछ और स्ट्राइकिंग चीज आपको इस में पता चली, या कोई और चीज आप जिसके प्रति आप ध्यानाकर्षण करना चाहेंगे दर्शकों का हमारा। एक तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो डेटा मैं देख भी रहा हूँ, कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे मिलता है लोगों को, ये लोगों के क्वेश्चन पूछा गया। उसमें ये पूछा गया कि क्या डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, या एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, या कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट होता है, या एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। परमानेंट जो वेटेज दी गई है दर्पण, उसमें वो डिग्री को दी गई है या एक्सपीरियंस को दी गई है, जो जाहिर सी बात है, इसको हम आसान भाषा में यही कहते हैं कि शिक्षा और उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है नौकरी के लिए हिंदुस्तान की लेबर मार्केट में। इस सर्वे में रिफ्लेक्ट हुआ है। उसके अलावा इंटरेस्टिंग वो भी पॉइंट्स आ रहे हैं कि आपके नेटवर्क्स कितने हैं, आपके कनेक्शन कितने हैं, वो भी मैटर करता है। और इवन करप्शन वाला बहुत बड़ा इशू है, तो ब्राइब भी जो है वो घूस जिसको बोलते हैं, वो रिश्वत, वो भी मैटर कर रही तो है। भाई भतीजावाद कनेक्शन को थोड़ा सा विस्तारित करके, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल। भतीजावाद का आरोप बॉलीवुड में लगता है, राजनीति में भी लगता है, लेकिन ये ऑल ओवर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म या अक्रॉस द जॉनर फैला हुआ है, आप कहना चाहते हैं, ऐसा कहा जा सकता है जी, प्लीज। बिल्कुल, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यदि मैं राइट फिगर दूं कि ब्राइब से है कि कौन सा इन्फ्लुएंस कर रहा है फैक्टर नौकरी पाने के लिए, जो 36% ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैटर करता है ब्राइब देना, उससे नौकरी मिलती है। और 33% और बोल रहे हैं उसमें कि बिल्कुल जो है हम एक लेवल पे हम ये कह रहे हैं कि हमें ब्राइब देनी पड़ती है नौकरी के लिए। ये और प्राइवेट इवन सेक्टर्स में, मतलब मेरे अनुभव रहे हैं, मैंने काफी जगह जॉब किया है प्राइवेट सेक्टर में, मतलब मुझे ब्राइव का इतना नहीं दिखा। क्या है इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी डेटा है या सिर्फ ये गवर्नमेंट सेक्टर कह रहा है? क्योंकि आपके भी कुछ अनुभव रहे होंगे, आपने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, निकले होंगे, तो आपको मतलब लगा होगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है। मुझे लगता है कि यदि इसको डिटेल हम जानते ही हैं, जो आम लोग भी जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी नौकरी पाने के लिए जी। करप्शन हुई है और ये रिफ्लेक्ट हुई है। इवन सीटें पाने के लिए जो है, जैसे व्यापम के बारे में हमें याद है। तो ये है ही। और जहां तक कनेक्शन की बात है, प्राइवेट सेक्टर क्या में ये नेटवर्क। प्राइवेट, हाँ प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मेरा हाँ सवाल ये था कि गवर्नमेंट में तो एक्सेप्टेबल है, मतलब ये जाहिर राज है लेकिन बिल्कुल जाहिर है, सभी लोग बिल्कुल। जानते ही हैं इस बारे में। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर में भी है? क्या ये इस डेटा को अलग अलग करके बताया गया है? आपका अगर नहीं बताया गया तो आपका क्या ओपिनियन है? प्राइवेट में भी आपने क्या ऐसे उदाहरण देखे हैं कि ब्राइब के बारे में? ठीक है, आपका भाई भतीजावाद हो सकता है, कॉन्टेक्ट हो सकता है, वो कॉन्टेक्ट तो यकीनन होते हैं, लेकिन क्या ब्राइब का कोई केस आपने देखा है या ऐसा कुछ देखा है प्राइवेट सेक्टर्स में? ये ब्रेकअप तो नहीं दिया है प्राइवेट गवर्नमेंट के सेक्टर का इसमें दर्पण, लेकिन जाहिर है नहीं हाँ, दिया होगा, यदि बिल्कुल। जो मेरा ओपिनियन है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि ज्यादा वेज है, ज्यादा सिक्योर जॉब है, तो उतना ही ब्राइब वहां है, तो नेचुरल है कि, और इनफैक्ट उससे रिलेट भी कर रहा है डेटा, यहाँ लिंकेज बिल्कुल अच्छे से दर्शक समझ पाएंगे। इसमें इनसे पूछा गया जितना भी रिस्पोंडेंट्स थे 18 राज्यों में, कि आप कौन सी नौकरी प्रेफर करोगे। तो हम्म। 55% ने बोला है कि हम सरकारी नौकरी प्रेफर करेंगे। बिल्कुल। और जहां तक पूछा गया उनसे प्राइवेट नौकरी कितनी प्रेफर करेंगे, तो सिर्फ 9% लोगों ने कहा कि वो, हम्म। जिसका मतलब आधे से ज्यादा जो लोग कह रहे हैं वो सरकारी नौकरी के लिए कह रहे हैं, वो हम प्रेफर करेंगे। और इंटरेस्टिंगली एक ओवर द इयर्स भी डेटा इन्होंने दे रखा है, 2007 से लेकर और 2021 के बीच में। हम्म। उन्होंने कहा कि 2007 से लेकर 21 तक बिजनेस को ऑन करने का परसेंटेज भी बढ़ा है। वो बिल्कुल। 2007 में 16% लोग ऐसे थे जो कि अपना काम करना चाहते थे, अपना व्यवसाय करना चाहते थे। अब जो है वो 24% हो गया है। हम्म। तो ये एक, मतलब ये एक नया चेंज आया है। उसके अलावा तो अभी भी सरकारी नौकरी जो है वो प्रोमिनेंस दिख रही है हमें।
सेफ और है। गवर्नमेंट प्राइवेट नौकरी को कोई नहीं चाहता है। और इनफैक्ट इससे हम अगेन उसका आंसर भी देना चाहते हैं, जो कमेंट्स लोग लिखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। लेकिन जब अपनी नौकरी की बात आएगी तो रिफ्लेक्ट ही हो रहा है कि 9% लोग चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, और 55% लोग कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट में नौकरी करना चाहते हैं। तो उससे जाहिर से होता है कि लोग क्या सरकार के उद्यम ज्यादा बचने चाहिए, लोग क्या चाह रहे हैं, या निजी उद्यम जो है उनको, सरकारी उद्यमों को निजी उद्यम में बदल देना चाहिए। तो ये उससे आंसर मिल रहा है। उसके अलावा जो प्रोमिनेंट फिगर और इसमें आ रही है इंटरेस्टिंग, कि कास्ट मैटर कर रही है, आपकी अपीयरेंस स्मार्ट है नहीं है, कलर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है, और एज ए होल इंडियन सोसाइटी में सटल तरीके से जेंडर मैटर कर रहा है, रिलीजन मैटर कर रहा है। इनफैक्ट दो चीजें और दी हैं जो मैंने शुरू में भी कही थी, कि एक तो ये है कि मैरिज और मेंटल हेल्थ के बारे में भी डेटा दिया है। इंटरेस्टिंगली ओवर द इयर्स अनमैरिड जो शेयर है लोगों का वो बढ़ा है, जो मैं बता रहा था 2007 से लेकर 21 तक का डेटा है, हाँ पूछा गया है। तो जो अनमैरिड लोग थे वो 45% थे 2007 में, और 2021 में वो 58% हो गए हैं। ये 18 से 35 वर्ष की उम्र की बात हम कर रहे हैं। 15 से 34 साल के बीच में। 15 से, यानी कि ये वो फिगर है, या तो ये लोग 35 साल के बाद विवाह करेंगे या फिर विवाह ही नहीं करेंगे। डेफिनेटली इसका मतलब है कि अनमैरिड शेयर बढ़ा है जी जी। लेबर फोर्स का। और जो लास्ट पॉइंट है, इनफैक्ट या इनफैक्ट सेकंड लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, कि लोग इंटर कास्ट मैरिज का शेयर बढ़ा है। ये एक हाँ वो अच्छा बात। अच्छा प्रोमिनेंट एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के साथ प्रोटेक्शन दिख रहा है। लेकिन जो इंटर रिलीजियस जो फेथ और मैरिजेस है उसमें उतना शेयर नहीं इंक्रीज किया है। ये एक थोड़ा चिंताजनक बात है इंडियन सोसाइटी में, कि क्यों इंटर कल्चरल मैरिजेस जो है नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ये इशू है। और जो लास्ट पॉइंट है वो मेंटल हेल्थ का, जो बहुत प्रोमिनेंट निकल के आया है, कि ये क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही हैं क्या इस एज ग्रुप में। तो 21 हाँ 21% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें स्ट्रेस है और हमें सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। तो उसी से लिंकेज फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप किसकी हेल्प लेते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं या सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। तो ज्यादातर लोगों ने, मतलब 50% से ज्यादा 61% लोगों ने कहा कि हम फैमिली या रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में शेयर कर लेते हैं इस। और 11% लोगों ने कहा कि हम प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स या साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं। उससे ये जाहिर होता है कि अभी भी स्टिग्मा है इंडियन सोसाइटी में। चाहे दीपिका पादुकोण कितना बोल ले कि हम मैं एंजाइटी में थी, हमें स्ट्रेस था और डिप्रेशन में थी, लेकिन अभी भी ये टैबू इंडियन सोसाइटी में है कि जो मानसिक तनाव या बीमारी को अभी भी गलत नजर से देखा जाता है, ना कि उसको जैसे कैंसर होता है या कोई और बीमारी होती है या कोविड होता है उसको देखा जाता है। तो दोनों में और इसीलिए रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि आप विद इन सोसाइटी फैमिली आप शेयर कर लेंगे, फ्रेंड्स में शेयर कर लेंगे, लेकिन आप हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप शर्म आएगी आपको, बिल्कुल। नहीं है समाज में ये बुराई के रूप में जाना जाता है, जो कि एक अगेन इंडियन सोसाइटी की लोअर मेंटलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत बुरा माना जाता है, ये भी एक एक बात है। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि लोकनीति CSDS का जो ये सर्वे है, ये सैंपल साइज के हिसाब से ही नहीं, जिस टाइप के विविध सवाल पूछे गए हैं, जिस तरीके की चीजें पूछी गई हैं, उस हिसाब से भी बहुत बेहतर है, खास तौर पर भारत जैसे जैसे देश में जहां डेटा की बहुत कमी है। नरेंद्र जी। बिल्कुल 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 अच्छा डेटा है और बहुत ही डेप्थ में स्टडी की गई है। तो आई होप आने वाले दिनों में इस पे और डिबेट भी होगी, डिस्कशन भी होगी, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस भी होंगे पॉलिसी में। जी, हम किसी वेबसाइट का लिंक या किसी न्यूज पोर्टल का लिंक जरूर डाल देंगे इस डेटा से जुड़ा हुआ। अगर विस्तार पूर्वक दर्शकों को पढ़ना है तो वहां पे जाके वो पढ़ सकते हैं। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। इंटरेस्टिंग खबर है। भारत जब अंशुमन जी के साथ हमारे चैट हुआ करते थे तो काफी हम लोग भारत की जो ट्रेड डील्स है उन पे काफी पैनी नजर रखा करते थे। यूके के साथ एक शुरुआत सी हुई थी, बीच में उसका कोई अपडेट नहीं मिला, क्या हुआ कहना अनुचित होगा, लेकिन अपडेट नहीं मिला। कुछ चीजें अंदर खाने से यूरोपियन के साथ आई थी, फिर जो आपका
RCEP के साथ जो डील खत्म हुई थी, या डील जिसमें भारत अलग हो गया था, इन सब के बारे में बाद में पता चला कि भारत किसी बड़े ग्रुप में शामिल नहीं है या कोई बड़ी डील में शामिल नहीं है, लेकिन चीजें चल रही है और इससे भारत को ऑफ कोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नुकसान भी उतना ही होता है ट्रेड डेफिसिट के बारे में, और जो एडवांटेज मिलते हैं एक प्रिफर्ड देश को वो नहीं मिल पाते हैं। अभी खबर आई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ट्रेड डील की। अभी इनिशियल लेवल पे तो केवल एक छोटी सी डील जिसे कहते हैं इनिशियल लेवल पे, और लेकिन इसको बढ़ा के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी जो इंटरिम ट्रेड डील होगी और उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो ये क्या है, क्या इसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं और इसके निहितार्थ क्या है, आपसे समझना चाहिए। आपने अच्छा बोला। बेसिकली 1991 से जब भारत एक ओपन इकोनॉमी की तरफ मूव किया, भारतीय सरकार, भारतीय अर्थव्यवस्था दर्पण, तो ये बिल्कुल बोला गया कि पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी 91 से पहले, तो इतना जो है व्यापार का उतना रोल नहीं होता था जितना कि अब 91 से हुआ है। तो अभी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, जिसको कहते हैं मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बात हो रही है। और उसका लॉजिक यही है, यदि सिंपल भाषा में बात करें, साधारण भाषा में, कि आम सरकार को ये लगता है, सारी सरकारों को, चाहे ऑस्ट्रेलियन सरकार है चाहे वो हिंदुस्तान की सरकार है, कि व्यापार से ग्रोथ होता है, नौकरियां आती है और विकास होता है। ये क्लियर लिंकेज है कि जो देश ज्यादा ओपन होता है, ज्यादा वो व्यापार करता है, उससे जो है उत्पादन भी बढ़ता है, नौकरियां भी बढ़ती हैं। तो ओपन होना चाहिए किसी भी अर्थव्यवस्था को। तो इसके तहत ये FTA जिसको बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा है। और उसी के तहत ये बात चल रही है कि हम ओपन करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा ओपन करेंगे इकोनॉमी को। उसी के तहत हम ये बात कर सकते हैं, ये खबर भी ये है कि इस टाइम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्यापार का जो मूल्य है वो इस टाइम है $12.3 बिलियन। ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो हो रहा है, मतलब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं, उन दोनों को जोड़ दें तो $12.3 बिलियन जो उसकी वैल्यू है। लेकिन अब इसमें फायदा किसको है? इसमें जाहिर सी बात है जो एक्सपोर्ट ज्यादा करती है देश। तो इसमें मतलब एक अच्छी खबर नहीं है, या मतलब जनरली हमें मालूम है कि हिंदुस्तान ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट ज्यादा करता है, और विकसित देशों के साथ तो बिल्कुल ही है। तो इसीलिए उसमें ये दर्शक समझ सकते हैं कि इंडिया के पास व्यापार घाटा जो है, इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड डेफिसिट, जो है वो $4.2 बिलियन है। तो हम कितना भी ट्रेड कर लें, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है जब तक नहीं बढ़ेगा और इंपोर्ट जो है वो कम नहीं होगा, तो हम सरप्लस में नहीं जाएंगे। तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि जी फॉरेन ट्रेड से वो विकास होता है या ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन ये ज्यादा करना पड़ेगा और बाहर के देशों में हम बेचेंगे, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करे और इम्पोर्ट कम हो। तो नेचुरल है, तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो पाएगा। और इसीलिए भारतीय सरकार ये एक तरह से एम भी ले रखा है, भारतीय सरकार कह भी रही है ग्लोबल लेवल पे कि हम $292 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट था 2021 में, 2021 में $292 बिलियन था। उसको 2022 के लिए भारत सरकार ये कह रही है कि हम वो $400 बिलियन करना चाहते हैं। उसी के तहत इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ भी कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, और जो है वो UAE के साथ भी कर रही है, और उसी के तहत जो है ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ जो है डील हो रही है, जिसको कि कल जो है इंडिया के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं, और वहाँ के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन दोनों ने बात की है और इसको, इस एग्रीमेंट को एक तरह से फाइनल करने की कोशिश की है। इसमें एक सवाल, एक ऑब्जर्वेशन है, मैं पूरी तरह गलत हो सकता हूँ नरेंद्र जी इस ऑब्जर्वेशन में, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल लेमैन ऑब्जर्वेशन ये है कि जब से चाइना पिछले कम से कम 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से चाइना तेजी से बढ़ा है, तो भारत ने कुछ नए दोस्त बनाए हैं या बन रहे हैं, उनका भी फायदा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अभी थोड़ी हाल दिनों पहले ये खबर आई थी कि ये सारे देश मिलके, अमेरिका भी उसमें शामिल था, अपने पेट्रोल के रिजर्व को एक साथ
खाली करना शुरू करेंगे ताकि ओपेक की वो ना हो पाए। तो आपको भी क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि आप फिनेंस को, बिजनेस को, इकोनॉमिक्स को ज्यादा देखते हैं, या फिर ये केवल मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो कि गलत भी साबित हो सकता है? नहीं नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। इसलिए मतलब ये तो बिल्कुल कोशिश रहती है कि ब्लॉक वाइज रहता है, इकोनॉमिक ब्लॉक है। तो जी। जाहिर सी बात है, एक इकोनॉमिक ब्लॉक है जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है। हाँ। एक ब्लॉक है जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएस है। हाँ। तो हम्म। ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट या डिफेंस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं से कहीं लिंकेज हो जाते हैं। हम्म। बिल्कुल। इसलिए हम देखते हैं कि आप जो चाइना यूएस जो ट्रेड वॉर चल रही है वो दिख ही रहा है। जी। और इसमें यदि सिंपल भाषा में बात करें, तो ये तो है ही कि जो पॉलिटिकल रिजीम्स होती हैं उनका कन्फ्लिक्ट तो होता ही है। और जैसे चाइना रिलेटिवली ज्यादा सोशलिस्ट, कम पूंजीवादी देश है। अमेरिका जो है वो प्योरली एक पूंजीवादी देश है। हम्म। तो कहीं ना कहीं इंडिया, क्योंकि नेबरिंग एक अपने कन्फ्लिक्ट भी है चाइना के साथ, तो नेचुरल है एक लिंकेज जो है डिफेंस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे यूएस के साथ होती है। तो जाहिर सी बात है कि वही लिंकेज जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है। तो ये लिंकेज बिल्कुल वर्क करती है, और ये ट्रेड एग्रीमेंट भी उसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं इसमें ऐड ऑन भी करूंगा कि जो हम जानते ही हैं कि चाइना को भी आज इग्नोर नहीं किया जा सकता, जितना भी पॉलिटिकली डिफरेंसेस हमारे हो जाएं, बिल्कुल। डिफेंस के जितने भी हमारे डिफरेंसेस हो जाएं। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्लोबलाइजेशन के दौर में वो इतनी जरूरत की मतलब बात हो गई है कि जिससे कि आप पीछे नहीं रह सकते। मतलब आप जो चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर है, चाहे वो मोबाइल्स हैं, चाहे वो और जो है, या इवन अभी फार्मास्यूटिकल्स जो हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मास्क है, हाँ, या एक लेवल पे और जो हेल्थ जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि, और जाहिर सी बात है, हम इंडियन एक्सपोर्ट भी जो चाइना के लिए है। तो ये बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल डिफेंस लेवल पे ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक, एक ब्लॉक जो है इंडिया का है, एक ब्लॉक जो है वो चाइना का है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ब्लॉक जो है वो यूएस के साथ ही है, ना कि चाइना। जी बिल्कुल, और चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और ये इतने समय से अर्थशास्त्री बोल रहे हैं। बेशक हमको अब जो राजनीतिक पटल पर देखा जाए कि दिवालियों में बैन कर दीजिए, दिए अपने लगाइए, लेकिन ये सब राजनीतिक पटल पर तो दिखती है, लेकिन इकोनॉमिक पटल पर ना ही चाइना को इग्नोर किया जा सकता, ना ही करना अफोर्ड कर सकता है भारत भी। ये हम लोग जानते ही हैं। चलते हैं तीसरी और अंतिम खबर की ओर। इनफैक्ट एक ओपिनियन पीस है, एक इंडियन एक्सप्रेस में प्रांजुल भंडारी का एक इंटरेस्टिंग लेख छपा है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जिस पर मैं और आप ऑफलाइन भी विस्तार से बात कर चुके हैं। लेख के शुरुआत में कुछ इंटरेस्टिंग प्री कॉन्टेक्स्ट रखे गए हैं कि इकोनॉमी रिबाउंड तो हो रही है, लेकिन ग्रेजुअल हो रही है, रैपिड नहीं हो रही है, वी शेप रिकवरी वाली बात नहीं है। जीडीपी जो है वो प्री पेंडेमिक लेवल्स पे आई है, लेकिन इसका अर्थ यही है कि वो 2020 पे जितनी थी उतनी ही आई है, और उससे ज्यादा बढ़ी नहीं है। लेकिन उसके साथ वो ये कहते हैं रिकवरी पेस लेने वाली है नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, कुछ आने वाली तिमाही में। और ये लेख का कॉन्टेक्स्ट है। मेरा सवाल आपसे सबसे पहला यही है कि इस लेख की हेडिंग जैसा बोओगे वैसा पाओगे क्यों है? बिल्कुल अच्छा लेख लिखा है भंडारी ने, मिस भंडारी ने। और उसमें बेसिकली वही कह रहे हैं कि 2022 के बारे में कह रहे हैं कि ये हमारे लिए चुनौती है, और चुनौती सरकार को समझ जानी चाहिए। और हम्म। बिल्कुल आपने, और चुनौती क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में पहले बात करते हैं हम। लेकिन जो आपने पॉइंट कहा कि बिल्कुल ज्यादातर इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि ये वी शेप रिकवरी नहीं है, ये के शेप रिकवरी है। अब के शेप क्या है? के शेप एक तरह से एक तरफ डाउन जा रहा है, एक साइड अप जा रहा है। तो हम्म। अब जो रिकवरी हो रही है वो बेसिकली एक सेक्शन की रिकवरी हुई है, यही मिस भंडारी उसमें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और जो है, जो एक के का दूसरा हिस्सा जो है वो डाउनफॉल है। इसका मतलब है कि लार्जर जो सेगमेंट है, जिसमें गरीब जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, खासकर लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये डाउनफॉल है एक तरह से कोविड-19 पैंडेमिक। हम्म। इसलिए जो ग्रोथ आपको दिख रही है स्टॉक मार्केट में दिख रही है, ग्रोथ जो है आपको रियल सेक्टर में कम दिख रही है। इसलिए उन्होंने डेटा भी दिया है इस लेख में, एडिटोरियल लेख है। और वो ये कह रही हैं दर्पण कि हमारे पास
पेंट अप एक डिमांड है। पेंट अप डिमांड वो कहने की कोशिश ये कर रही हैं कि ऐसी डिमांड की जब लॉकडाउन लगा या कोविड-19 में लोग स्पेंड नहीं कर सके पैसे को, तो अब जो है उनके पास जो एक तरह से सेविंग हो गई है, खासकर जो के शेप रिकवरी में जो अपर लेयर है, उसके पास जो पैसा बचा हुआ है वो स्पेंड नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब डिमांड अभी है, जैसे उन्हें एक अच्छा घर चाहिए, क्वालिटी ऑफ हाउस चाहिए, उनको जो है गुड्स एंड सर्विसेज क्वालिटी वाली चाहिए, अच्छा टीवी, अच्छा फ्रिज, ध्यान रखना के शेप वाले हमारे बात कर रहे हैं। जो उसी में ऊपर की ओर, जो नॉर्थ वर्ड जो टॉप लेयर्स है, बिल्कुल जो अपर लेयर से टॉप 10% जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड है। तो उसमें वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि इसको कहीं ना कहीं कैटर करना पड़ेगा इंडियन ग्रोथ जो भी प्रोवाइडर्स हैं। तो उसमें वो डेटा भी दे रही हैं, वो ये समझा रही है दर्पण कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है इस टाइम में। वो दो चीजें पॉजिटिव इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है इस आर्टिकल में। एक तो ये बोल रही हैं कि इसमें जो हाई स्किल्ड एक्सपोर्ट है इंडिया का वो बढ़ा है। एक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रही है, जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्होंने काफी, या हाई स्किल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज किए हैं। जाहिर सी बात है कि इस टाइम जो है आईटी सर्विसेज का डिमांड बहुत ज्यादा है फॉरेन लेवल पे, कोविड-19 पैंडेमिक में, और इंडिया में भी है वो बड़ा है। लेकिन वो कह रही है, साथ उन्होंने लिंकेज किया है पॉलिसी फर्स्ट पॉइंट में, जिसको कि चैलेंज भी कह रहे हैं, चुनौती भी है कि ये हम हो रहे हैं और हम पाएंगे क्या, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम अभी हमारे पास ये बोया हुआ है कि वो कह रही है कि हमारी ग्रोथ जो रही है एक्सपोर्ट की, हाई स्किल्ड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की, वो रही है 1.8%। तो लगभग 2% ग्रोथ रेट रही है पिछले एक साल में, जो बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। और उसमें भी जो लो स्किल्ड वर्कर्स का जो है वो ज्यादा शेयर नहीं है। एक बात तो ये कह रहे हैं वो कि कल हाई स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टॉप 10। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल जो है वो एफडीआई आया है, मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड एफडीआई आया है इस टाइम, खासकर पिछले साल 21-22 में। वो 50% एफडीआई जो है वो ज्यादातर डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आया है, वो आईटी सेक्टर के लिए आया है। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है, तो इसका मतलब पहला कि एक्सपोर्ट जो है हमारा ट्रेड में वो आईटी वाला ज्यादा है, वो हाई स्किल्ड है। दूसरा वो कह रही है कि जो एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रही है उसमें 50% जो है डिजिटल है या आईटी बेस्ड है। तो इससे वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो के में जो अपर लेयर है वो सिर्फ 1% लेबर फोर्स है इंडिया की। 1% लेबर फोर्स लगी है, इसका मतलब 99% इसमें नहीं लगी हुई है, चाहे वो स्टार्टअप हैं, डिजिटल स्टार्टअप्स है जिसमें एफडीआई आ रहा है, चाहे वो लोग जो वर्क फोर्स लगी हुई है हमारी कृषि हाई। का, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हाँ मैं हाँ हाँ प्लीज। ये कृषि का जस्ट अपोजिट है, जहां पे कि कहते हैं एक छोटे से पीठ पे ढेरों लोग चढ़ गए हैं कृषि में, इकोनॉमी में। और आईटी में क्या है कि आईटी में पैसा बहुत है लेकिन कम लोगों के पास है। जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, और यदि अच्छा आपने फिगर दिया, और इनफैक्ट उससे दर्शकों के लिए आसान भी हो जाएगा समझना कि इंडियन सर्विसेज सेक्टर जो है उसका जीडीपी में जो शेयर है वो 57-60% है जीडीपी में शेयर, जबकि एम्प्लॉयमेंट जो है 25 से लेके 30% है। तो कहाँ पे 57 से 60% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बारी आती है सर्विस सेक्टर की, तो वो जिसमें आईटी सेक्टर भी है और भी सेक्टर है, फाइनेंस भी है उसमें, और इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम है। और जबकि बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है शेयर जो जीडीपी है वो 15% है हाँ एग्रीकल्चर, हाँ लेकिन एम्प्लॉयमेंट आप देखिए 60% है, तो जी, मतलब बिल्कुल 65% प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोड़ के 65% है। और बिल्कुल अगर कुछ कभी खबरें हम करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे उसमें से भी 10-20% हिस्सा कृषि को जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जॉब जॉब की सैलरी का। जी बोलिए प्लीज। सही में। तो इसलिए वो ये कह रही हैं कि जब ये स्थिति है, मतलब जो 1% लोग ही लगे हुए हैं, तो उसमें यदि पेंट अप डिमांड है, चाहे वो के लेवल पे, अपर लेयर का, लोअर लेवल का, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है 2022 के लिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, हाई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इस पेंट अप डिमांड को नहीं समझेगी, और साथ में जो 1% लोग ही लगे हुए हैं आईटी सेक्टर में, और तो 99% लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर जो हम बोएंगे, यदि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम अच्छा एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, हम अच्छा ग्रोथ देखेंगे। तो जो हमने यहाँ पे जो के शेप रिकवरी है, हम वीक शेप रिकवरी भी कर सकते हैं, यदि हम इस 99% पॉपुलेशन का भी ध्यान रखें और इस मिस मैच को भी ध्यान रखें। और पेंट अप डिमांड जो इंपॉर्टेंट वर्ड वो यूज कर रही है कि ऑलरेडी लोगों के पास सेविंग है, खासकर जो टॉप 10% है, वो एक हाई एंड गुड्स की या सर्विसेज की या हाउसिंग की डिमांड कर रही है। तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंडिंग वाइज भी
और जो प्राइवेट सेक्टर को जो हेल्प करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, या उनको कम्प्लीमेंट करना है जो हाई लेवल जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसको एक तरह मोटिवेट करें कि इस तरफ इन्वेस्टमेंट हो, तो हम मुझे लगता है कि अच्छा बीज बोएंगे और अच्छा ही उसका फसल पाएंगे। फसल पाएंगे। बीज और फसल की बात फिर से हो गई, तो देखिए कृषि क्षेत्र में हमारे मुहावरे भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अभी ये लास्ट कमेंट है, इसके ऊपर आप कोई जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की बैठक हुई थी अर्थशास्त्रियों के साथ, क्योंकि वित्त मंत्री हो या पीएम हो, सभी लोगों के साथ, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातें कर रहे हैं प्री बजट मीटिंग के चलते, क्योंकि बजट आने में 1 महीना है। वहां पे भी जो अर्थशास्त्रियों ने जो उनको राय दी थी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर राय दी थी, वो खर्चा करने पर राय दी थी, वो राय इस बात पे दी थी कि ये जो स्पेसिफिकली उन्होंने ये बात नहीं कही थी, लेकिन क्योंकि आपने कही है तो हमको ये बात जोड़ देनी चाहिए कि के शेप रिकवरी में जो नीचे वाला के वाला डंडा है वो भी थोड़ा ऊपर उठे, या वो गायब हो और वो वी शेप रिकवरी में ट्रांसलेट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। नरेंद्र बिल्कुल, और वो मतलब जो अभी हम पीछे शेयर में बात करते आए हैं, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी या ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, तो उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास है, सीवियरली हिट की। तो जाहिर सी बात है वी शेप रिकवरी के लिए उनको उनका एम्प्लॉयमेंट, उनकी डिमांड लाना जरूरी है। उसमें जो बिल्कुल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात जो कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल गवर्नमेंट का भी इसमें इनिशिएटिव होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसका हाई लेवल होना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं उनको पैसा दें, लेकिन मोटिवेट कर रहे हैं, या जो डिफरेंट स्कीम्स यूज कर रही हैं, और इनफैक्ट मिस भंडारी कह ही रही हैं कि उसको जारी रखें। इवन वो भी ये भी कह रही है कि नरेगा को भी जारी रखें, उसको विड्रॉ नहीं करें। और साथ में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी मोटिवेट करें, इंसेंटिवाइज करें, जिससे कि वी शेप रिकवरी की तरफ हम मूव कर पाए, ना कि ये के शेप रिकवरी जो हमारे पास है अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। हमेशा की तरह आपसे न केवल वर्तमान जो चल रहा है वो चीज जानने को मिलती है, बल्कि के शेप रिकवरी, पेंट अप डिमांड, इन सब चीजें जो जेनरिक टर्म्स हैं फिनेंस से जुड़े हुए, वो भी जानने को मिलते हैं। आने वाले समय में हम लोग फिनेंस से जुड़ी हुई और भी बातें करते रहेंगे, क्योंकि बजट नजदीक है, लगता है अभी काफी दूर है, अभी तो 3-4 महीने हैं, लेकिन आप देखें कि फरवरी 1 को आता है, यानी कि केवल 1 दिसंबर का महीना हमारे, जनवरी का महीना हमारे पास रहता है। नरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ना, शुक्रिया। दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें लास्ट में, कमेंट वगैरह के बारे में? मैं चाहूंगा आप क्लोज करें आज। शुक्रिया, मतलब अच्छा लग रहा है, दर्शक देख रहे हैं और कमेंट भी करते हैं। ऐसे आप देखते रहिए और अपने कमेंट करते रहिए, उससे हम सीखते भी हैं, और जो हमारे पास जानकारी है उससे भी आप मतलब उन जानकारी को आपसे शेयर भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारा साथ बनता रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर आने वाले दिन, आप अपना ध्यान रखें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें, और ओमिक्रॉन आपको बिल्कुल टच ना करे। आई विश फॉर दैट। थैंक यू। और जब तक ये शो रिलीज होगा तब तक क्रिसमस ईव भी लोग मनाना शुरू कर चुके होंगे, तो क्रिसमस की भी सभी हार्दिक बधाई। शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मैरी क्रिसमस।